सत्ता के बदौलत अपना जड़ जमाए हुए हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन जो है, इस बीच में आप क्या करेंगे कि जन सुराज को एक नया विकल्प के रूप में यहाँ ज्ञान पर हम कुछ नहीं करेंगे। पता नहीं आप किस भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि तो यही है कि उन्होंने, जैसे कांग्रेस ने बिहार को लालू जी के हवाले करके छोड़ दिया था और उनकी रुचि इतनी ही थी कि यूपीए के दौरान लालू जी की मदद से कुछ एमपी यहाँ से जीतकर दिल्ली पहुँच जाएं। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार में कम से कम पिछले 10 साल में यही रहा है। उनकी दिलचस्पी इतनी ही है कि बिहार से एनडीए के लिए एमपी जीत कर चले जाएं, और जैसे कांग्रेस ने बिहार को लालू के हवाले करके छोड़ दिया था, वैसे भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को नीतीश जी के हवाले करके छोड़ दिया है। किस कार्यकर्ता, किस लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं? मैं तो चंपारण में घूम रहा हूँ 60 दिन से, हर गांव में गया हूँ, हर पंचायत में, बहुत सारे पंचायतों में गया हूँ, और मैं तो कोई सुरक्षा लेकर चलता नहीं हूँ, रोड के किनारे बैठकर मीटिंग कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं दिखा अभी तक जो ये आकर कह रहा हो कि प्रशांत जी आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी ज़रूरत क्या है। मुझे तो हर गांव में, और मैं इसको वीडियो रिकॉर्ड भी कराता हूं, आप चाहे तो इसको कवर भी कर सकते हैं, हर गांव में मीटिंग के बाद मैं पब्लिकली वोट कराता हूं, जिसमें लोगों से पूछता हूं कि क्या बिहार में नए विकल्प की ज़रूरत है कि नहीं, और वो विकल्प प्रशांत किशोर का नहीं है, वो विकल्प जनता को मिलकर बनाना है। और आपको जानकर आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, वीडियो ये तो हर दिन जारी हो रहा है, आप लोग देखते भी होंगे, 90% से ज़्यादा लोग हाथ उठाकर चिल्लाकर इस बात को कहते हैं कि नहीं, बिहार में जनता को मिलकर विकल्प बनाने का समय है, इसको जरूर किया जाना चाहिए। पश्चिम चंपारण में जहाँ मैंने करीब 50 दिन की पदयात्रा की, वहाँ पर 3000 से ज़्यादा लोग जो संस्थापक सदस्य के तौर पर जिन लोगों ने वोट किया, उसमें 97.26% लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग मिलकर दल बनाना चाहते हैं। तो यह आंकड़े आपके सामने हैं। पूर्वी चंपारण में भी मोतिहारी में होगा तो आप मीडिया के नज़र से भी उसको आप देख पाएंगे, और जहाँ से मैं पैदल चल रहा हूँ आज जाकर लोगों को पूछिए, कोई नहीं कह रहा है कि भैया पहले से यहाँ बहुत मजबूत पार्टियाँ हैं, बड़ी अच्छी पार्टियाँ हैं, आप ये क्यों प्रयास कर रहे हैं। सर, एक बात पूछेगा, आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जी। यहाँ पे हर वर्ष बाढ़ ऐसी आती है कि किसान को दूसरी या तीसरी बार फसल का रोपनी करना पड़ता है, धान की रोपनी करनी पड़ती है। और इसके लिए अभी तक हमने, मेरा जितना उम्र हुआ, अभी तक हमने कोई ऐसा सरकार का कार्यक्रम नहीं देखा कि बाढ़ को रोकने के लिए या बाढ़ का बंदोबस्त करने के लिए कोई उपाय करे। आपके नज़र में कोई उपाय दिख रहा है? बिल्कुल उपाय दिख रहा है। देखिए, मैं आपको मैंने पदयात्रा के दौरान बताया 2 बात कि हर पंचायत के लिए एक 10 साल की विकास की योजना बनाई जा रही है, पूरे राज्य के लिए अलग से। पहले हर पंचायत के लिए पदयात्रा का एक उद्देश्य क्या है कि हर पंचायत की वहाँ की समस्याओं का संकलन किया जाए, और प्राथमिकता के आधार पर कौन सी 3 या 4 समस्या है जिसका निपटारा किया जाना है। साथ साथ उस पंचायत के विकास के लिए, उस पंचायत में रोजगार हो, वहाँ किसानों की इनकम बढ़े, वहाँ पर रोजी रोजगार हो, इसके लिए पंचायत में अगले 10 साल क्या करना है, इसकी पूरी योजना पूरे बिहार के 8000 से ज़्यादा पंचायतों के लिए योजना बनवाई जा रही है। और बनवाई जा रही है, मतलब आगे नहीं बनाई जाएगी। जब मैं पैदल चल रहा हूँ, जैसे मैं आज यहाँ रुका हुआ हूँ, इसीलिए रुका हुआ हूँ कि पीछे के जितने पंचायतों से हम लोग गुजर गए, उस योजना को उसका जो ड्राफ्ट है उसको बनाकर अभी रेडी कर दिया जाए, ताकि जब पदयात्रा खत्म हो तो सारे पंचायत और नगर क्षेत्रों का अलग अलग 10 साल का विकास का योजना जारी किया जाएगा। इसके साथ एक दूसरा उद्देश्य है कि बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक विकास, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में का एक 10 साल का 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाए, जिसमें ये बताया जाए कि इसको आने वाले 10-15 साल में इस क्षेत्र में क्या किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे किया जाएगा। जल संसाधन को लेकर बिहार में जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में सोच थी नदियों के जोड़ने की बात, जब तक बिहार में एक समग्र प्रयास नदियों को जोड़कर, जो पहली, क्योंकि इस पर विशेषज्ञ काम भी कर रहे हैं, जब मैं अपने प्रेस वार्ता में बताता हूँ कि इन 10 क्षेत्रों में जो ब्लूप्रिंट बन रहा है, जो विजन डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, जो कार्य योजना बन रही है, वो उसमें 250 से ज़्यादा विशेषज्ञों को देश विदेश से मैंने इकट्ठा किया है। वो लोग इस पर काम कर रहे हैं इन 10 क्षेत्रों पे।
लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम लोग कर रहे हैं कि नीचे से जो सुझाव आ रहे हैं इसको भी इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि दोनों को मिलाकर एक समुचित विजन डॉक्यूमेंट रोड मैप बनाया जा सके जल संसाधन को लेकर। जो मैं, और इसलिए मैं अभी कुछ ये नहीं बताना चाहता हूं कि उसमें क्या एग्जैक्टली करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे एक दो बात मैं आपको उदाहरण के तौर पर दे सकता हूं। पहली सोच ये है 2-3 बैठकों के बाद कि बिहार में नदियों को जोड़ने की जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक शायद बिहार से निजात आप नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जो साउथ बिहार है वो सूखाग्रस्त है और नॉर्थ बिहार में बहुत बड़ी नदी संख्या में ऐसी नदियां हैं जहां परमानेंट पानी है या बाढ़ बरसात के दिनों में नेपाल से पानी आता है, उस पानी को आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो जब तक इनको चैनलाइज करके नीचे नहीं किया जाएगा तब तक कोई ऐसी व्यवस्था बांध बनाकर आप बाढ़ की समस्या से निजात नहीं पा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सुगौली के पास जो रिंग बांध बनने की बात है सिकरहना पर, एक टेम्पररी छोटा मोटा बांध बना हुआ है, जब पानी बढ़ता है तो उस बांध का कोई मतलब नहीं है। छोटे छोटे ये जो पैचवर्क है कि आपको घाव है बड़ा और आप बैंडेड लगा रहे हैं, तो उससे तो कुछ होगा नहीं। जल संसाधन के क्षेत्र में जो बिहार के नजरिए से सबसे बड़ा लूट का डिपार्टमेंट है, ये भी आप समझिए। आप पत्रकार हैं तो इस बात को जाकर जरा जांचिएगा, पिछले 35 साल में रूलिंग पार्टी जो भी रही है उसने जब चाहे उसने शिक्षा छोड़ दिया हो, स्वास्थ्य छोड़ दिया हो, पीडब्ल्यूडी छोड़ दिया हो, जल संसाधन डिपार्टमेंट नहीं छोड़ते हैं लोग। क्यों नहीं छोड़ते हैं? ये लूट का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात इसके लूट में ये है कि आप लूट लीजिए और ये बता दीजिए कि बाढ़ में दह गया, हम करें क्या, तो इसका कोई ट्रेस नहीं है। तो अगर आप रोड बनाएंगे खराब तो कल अगर उस पर जांच हो जाए तो शायद 1% को आप पकड़े जाने की आपकी संभावना है, लेकिन आप नदियों के और बाढ़ के मैनेजमेंट के नाम पर ट्रकों बालू डाल रहे हैं या नहीं डाला, और वो फिर पेपर पे ही वो डाला और पेपर पे ही लिख दिया कि वो बाढ़ में दह गया। तो जल संसाधन जो है वो सरकार के लिए रिसोर्स उगाही का, पार्टियों के लिए रिसोर्स उगाही का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रहा है। जैसे जो महाराष्ट्र जैसे राज्य है वहाँ पर सूखा बहुत बड़ा इशू है, उसी तरह बिहार में बाढ़ बहुत बड़ा इशू है। तो ये डिपार्टमेंट जो है इसका बहुत बड़ा बजट है, सरकारें चाहती हैं कि उनके कब्जे में ये रहे ताकि इससे पैसे का उगाही की हो सके। और जल संसाधन जैसे आप पश्चिम चंपारण में जो मसान नदी है, मसान नदी पर अंग्रेजों के ज़माने से बांध बनाने की बात हुई, केदार पांडे जी के टाइम में उसमें कुछ काम हुआ, उसके बाद से 40 साल से कोई प्रयास ही नहीं हुआ है। और वहाँ पर कम से कम 5 से 6 प्रखंड ऐसे हैं पश्चिम चंपारण में जो मसान नदी के बाढ़ से या उसके कटाव से प्रभावित हैं। वही स्थिति गंडक की है, वही स्थिति बूढ़ी गंडक की है, आपके यहाँ सिकरहना की है। तो सवाल है कि कोई प्रयास आप मुझे बता दीजिए कि पिछले 30 साल में जो समुचित कि भाई जल संसाधन, सिर्फ बाढ़ नहीं, या तो बाढ़ है या सूखा है, एक और बाढ़ से लोग तबाह हैं। लेकिन साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि नेट इरिगेटेड लैंड जो बिहार में है, जहां सिंचाई की, एश्योर्ड सिंचाई की व्यवस्था है, वो देश में सबसे कम है और वो पिछले 5 साल में और घटी है। तो जल संसाधन तो सबसे नाकाम डिपार्टमेंट है सरकार का। इसकी जो योजना है इसको सुधारने के लिए नदियों को जोड़ना और उसके साथ जो पुरानी केनाल की व्यवस्था है उसको फिर से रिवाइव करना और नए केनालों को जोड़कर हर खेत तक पानी पहुंचे। क्योंकि जब पानी आता है तो ना आपके पास उसको होल्ड करने की कैपेसिटी है, ना उसको अपने केनालों के जरिए दूसरे जगह ले जाने की कैपेसिटी है। तो स्वाभाविक तौर पर जब पानी आता है तो फैल जाता है लोकल एरिया में, वहाँ पर परेशानी होती है। तो लोकल चेक डैम लोकल डैम बनाना, रिंग डैम बनाना या बांध बनाना, इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि नेपाल से कितना पानी आएगा इसका आपको अंदाजा ही नहीं है, हो भी नहीं सकता है। तो आप डैम बनाते हैं पीछे के अनुभव के आधार पे, और अगली बार पानी वहां से ज़्यादा गिर गया या ज़्यादा पानी वहां से उन्होंने छोड़ दिया तो आपका सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो हम लोग को पानी को रोकने के बजाय पानी का बेहतर उपयोग की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसीलिए तो नाम उसका जल संसाधन है, लेकिन आप उस वाटर मैनेजमेंट तो कर नहीं रहे। आप बता रहे हैं कि यहाँ इतनी बाढ़ की समस्या है, और साथ में लोग ये भी बता रहे हैं कि यहाँ बोरिंग का जो पानी है वो करीब करीब 400 फीट पर यहाँ पर बोरिंग हो रहा है। 400 फीट पर पूर्वी चंपारण में लोग बता रहे हैं कि बोरिंग हो रहा है, पानी का तल इतना नीचे चला गया है, और यही वो जिला है जहाँ बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये तो यही दिखाता है कि जो पानी आता है उसको ना हम लोग रोक पा रहे हैं,
ना उसको हम लोग कोई सदुपयोग कर पा रहे हैं, ना उसको चैनलाइज कर पा रहे हैं किसी प्रोडक्टिव काम के लिए, इसीलिए इसका ये समस्या है। तो जो हम लोग योजना बना रहे हैं उसमें पानी जो है उसका समुचित उपयोग हो, उसके संचय की, उसको स्टोर करने की और उसको खेतों तक या जरूरत जहाँ पर पानी की है वहाँ तक पहुँचाने की जो बात है उस व्यवस्था को पर फोकस है, न कि बांध बनाने का फोकस। मेरा एक सवाल है सर, नीतीश कुमार या राजद वाले लोग बार बार केवल केंद्र से विशेष राज्य की मांग करते हैं, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? कुछ नहीं देखते। मतलब नीतीश कुमार और जो आरजेडी के लोगों को तो कितना इसका समझ है ये भी हमको नहीं पता है। मतलब किसी व्यक्ति को आप लोग खड़ा करके पूछिए तो भाई विशेष राज्य के दर्जे का मतलब क्या है। विशेष राज्य के दर्जे का मतलब ये है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें आज जो केंद्र सरकार का योगदान 60 से 70% है वो बढ़ के 90% हो जाएगा। तो राज्य के पास वो संसाधन कम लगाना पड़ेगा। अब मैंने आपको मनरेगा का एग्जाम्पल दिया, 10,000 करोड़ रुपया 100% पैसा आ रहा है केंद्र से। जब आप वो पैसा ला ही नहीं रहे हैं तो चाहे उसमें 90% आ जाए, जो पैसा जहां 100% आ रहा है, किसानों को 6,000 रुपये जो मिल रहा है पैसा 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और बिहार में सबसे कम किसानों को पूरे देश में वो 6,000 रुपये मिल रहा है। तो अगर स्पेशल स्टेटस आपको मिल जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? जब आपके यहाँ सड़क ही नहीं है तो स्पेशल स्टेटस मिल जाने से यहाँ कोई फैक्ट्री लग जाएगा? जब आपको ज्ञान ही नहीं, जब यहाँ पर चंपारण में 30 से ज़्यादा चीनी मिल चलते थे तब बिहार को स्पेशल स्टेटस था। चीनी मिल का बंद होने का और स्पेशल स्टेटस से क्या लेना देना, आप मुझे बता दीजिए। मोतिहारी में चीनी मिल बंद है, चनपटिया में चीनी मिल बंद है, या ज़्यादातर जो चीनी मिल बंद हो गए उसका स्पेशल स्टेटस से क्या लेना देना है? ये ऐसे लोग हैं जिनको अपना नाम लिखने नहीं आता है, ये क्या बात करेंगे किसी चीज़ की? और बिहार में लोगों ने बना लिए धारणा कि भाई नेता वही होगा जो ग्रास रूट का लीडर है, उसको ना बोलने आना चाहिए, ना उसकी कुछ समझ होनी चाहिए, ना उसकी कोई पढ़ाई होनी चाहिए। और ऐसे ही लोगों को हमने नेता मान लिया है कि जो शर्ट के ऊपर गंजी पहनता है और अपने आप को ग्रास रूट का जमीनी नेता बताता है, तो उससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या पता है इनको सेंट्रल स्कीम का और सेंट्रल विशेष राज्य के दर्जे का? जितने राज्य भी देश भर में तरक्की कर रहे हैं ये विशेष राज्य का दर्जा उनको मिला हुआ है। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो उनसे आपको सवाल पूछना चाहिए, साहब अभी 2 महीने पहले तक आप उन लोगों के साथ सत्ता चला रहे थे 5 साल भाजपा के साथ, और 1-2 दिन नहीं, 2017 से लेकर 2022 तक आप सत्ता में थे, केंद्र में बीजेपी है। क्यों नहीं लिया विशेष राज्य का दर्जा? आप ये कह सकते हैं कि हमने मांगा उन्होंने दिया नहीं, बिल्कुल झूठ। मैं आपको दावा कर रहा हूं आपके माध्यम से, आप मुझे एक मीटिंग का ऐसा न्यूज क्लिप दिखा दीजिए जिसमें ये पत्रकारों ने लिखा हो या किसी मीडिया हाउस ने लिखा हो कि नीतीश कुमार आज गए हैं प्रधानमंत्री से मिलने विशेष राज्य के दर्जा की बात करने के लिए। आप एमपी में सीट कितना मिलना है इसके लिए वार्ता करने के लिए दिल्ली में कैंप करते हैं, एमएलए में सीट के बंटवारे के लिए दिल्ली में कैंप करते हैं, बीजेपी के लोगों से, सहयोगी दलों से बात करते हैं। विशेष राज्य के दर्जा के लिए किस दिन मीटिंग हुई है 5 साल में? आप मुझे बता दीजिए। ये भरी दोपहरी में आंख में धूल झोंकने वाली बात है। भाई 5 साल आप सत्ता में थे ना बीजेपी के साथ, आपको किसने रोका था विशेष राज्य दर्जा लेने के लिए? और अगर उन्होंने नहीं दिया तो आप मुझे दिखा दीजिए कि ये 5 मीटिंग हुई, आपने कितनी बार रिप्रेजेंटेशन दिया, कितनी बार पार्लियामेंट में ये बात उठाई। भाई जब ये 5 साल बीजेपी के साथ थे तो जितने लोग इनके पार्लियामेंट में लीडर थे, पार्लियामेंट की एक स्पीच आप जदयू के लोगों की उठा कर देख लीजिए। ये तो उस समय मोदी जी का, भाजपा का महिमा मंडन कर रहे थे, इनसे बड़ा कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ, यही सबसे बड़े महामानव हैं, कितना विकास हो रहा है। उस समय तो आपको याद नहीं हुआ। अब भाजपा को छोड़े नहीं कि विशेष राज्य का दर्जा की बात करने लगे। बिल्कुल बकवास बात है। 2 लाख करोड़ रुपए बैंक वाले यहाँ लोन नहीं दे रहे हैं, ये विशेष राज्य के दर्जा से जुड़ा हुआ मामला है। नीतीश कुमार खाली ये इंश्योर कराए कि भाई सीडी रेशियो यहाँ 70% हो जाए, बिहार के लोगों को 2 लाख करोड़ का ऋण मिलने लगेगा एक्स्ट्रा। 2 लाख करोड़ से कितनी दुकानें खुल जाएंगी, कितनी टैक्सी चलने लगेगी, कितने बस लड़के चला सकते हैं, कितने लोगों को स्वरोजगार मिल सकता है। हर साल 2 लाख करोड़ है, एक दिन की बात नहीं है। आप शराबबंदी बंद करके और 20,000 करोड़ का नुकसान करा रहे हैं, ये विशेष राज्य का दर्जा का मामला है। आप 40,000 करोड़ रुपया खर्च करके शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके खिचड़ी बंटवा रहे हैं, ये विशेष राज्य के दर्जा का मामला है। सर आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आरोप लगता है कि आप खास करके भाजपा को जिताने के लिए पद यात्रा शुरू किए हैं और राजद को तोड़ने के लिए आपका प्रयास है, कहाँ तक सच्चाई है? किसको तोड़ना है?
राजद को। कहाँ पार्टी है कि उसको तोड़ दिया जाएगा? हम पैदल चल रहे हैं तो किस पार्टी को तोड़ रहे हैं? हमको तो राजद का भी उतना ही आदमी आता है, सबसे ज्यादा तो भाजपा का आदमी आके रोज मिलता है। जब मैंने दल बनाया नहीं है तो किसको तोड़ के मैंने इसमें शामिल कर लिया? जो रास्ते में हमारे साथ शामिल हो रहा है पैदल चलने में, उसका स्वागत है, वो किसी भी दल का हो सकता है। अब जिसका टूट रहा है वो अपना बैठ के गणना करे। कुछ लोगों ने बताया कि भैया सबसे ज्यादा पत्रकार आते हैं, पूछते भैया सबसे ज्यादा किस दल के लोग आ रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा लोग भाजपा के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि अभी आपके एक मित्र ने जो बताया कि संगठन नीचे उन्हीं का है। और मैंने मजाक में ये कहा भी कि भाई जदयू से कोई हो तो आए ना, जब नीचे उनका संगठन ही नहीं है तो कौन आदमी आ जाएगा जदयू से? कोई है ही नहीं। रह गई बात आरजेडी की, तो आरजेडी कोई काडर बेस्ड पार्टी तो है नहीं, वो एक जातीय आधार पर बनाया हुआ संगठन है। आरजेडी का कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा यहाँ है जो कि टूट कर आ जाएगा? और जो लोग भी हैं जो रास्ते में चल रहे हैं उसमें आरजेडी के भी लोग आते हैं, उसमें भाजपा के भी लोग आते हैं, उसमें कांग्रेस के भी लोग आते हैं, उसमें जदयू के भी इक्का दुक्का जो बचे हुए रह गए हैं वो भी आते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है कि नहीं, इस पर क्या कहें? जनसंख्या वृद्धि बिहार में, देखिए देश के ज़्यादातर जो समृद्ध राज्य हैं, जो विकसित राज्य हैं, उन राज्यों ने जनसंख्या पर अपना नियंत्रण कर लिया। मतलब TFR जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे अगर हो जाए तो जनसंख्या पर आपका नियंत्रण हो गया। मतलब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, समय कालखंड से धीरे धीरे या तो स्टेबल हो जाएगी या नीचे चली जाएगी। बिहार उन गिने चुने राज्यों में है जहां TFR आज भी 3 से ऊपर है, और ये दिखाता है कि जैसे गरीबी पर, शिक्षा पर या दूसरे अन्य विकास के मानकों पर हम लोग देश में सबसे फिसड्डी हैं, वैसे जनसंख्या नियंत्रण पर भी हम लोग देश में सबसे फिसड्डी है। TFR देश में सबसे ज़्यादा आज जिन राज्यों में TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जहां सबसे ज़्यादा है उसमें बिहार सबसे आगे है। तो जब तक आप लोगों को एजुकेट करके बेहतर परिवार नियोजन के माध्यम से लड़कियों की जो शादी की जो एज है उसको बढ़ाकर, या बच्चों के जन्म के में जो डिस्टेंस होना चाहिए, इस तरह के प्रयोगों को करके, उस तरह के जो प्रमाणिक बातें हैं उसको आप जमीन पर लागू नहीं करेंगे तब तक आपका जनसंख्या कंट्रोल में आएगा नहीं। और ये कोई कानून बनाकर किया नहीं जा सकता है। भारत इसी देश में कम से कम 15 राज्यों ने ये करके दिखाया कि शिक्षा, बेहतर परिवार नियोजन, लोग सामाजिक जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, इन 4 चीज़ों का उपयोग करके TFR को 2.1 से नीचे किया जा सकता है, जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। बिहार इन सब मानकों पर बुरी तरह फेल हुआ है। जब बच्चियां पढ़ ही नहीं रही हैं, शादी आज भी बिहार में सबसे कम एज में जिन बच्चियों की शादी हो रही है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो आज भी बिहार में सबसे कम एज में हो रही है। तो इन स्थिति के बने रहते जब तक ये स्थिति बनी रहेगी तब तक यहाँ पर स्थिति सुधर नहीं सकती है। बाई ट्रेनिंग में पब्लिक हेल्थ की मैंने पढ़ाई पढ़ी है, तो ये तो मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन उस पर मैं टिप्पणी क्या करूँ?